हेलो स्टूडेंट्स, तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जेनेटिक्स का लेक्चर नंबर 02 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें बात करनी है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। ठीक है, ऐसे कुछ एक वर्ड्स हैं या फिर आप कह सकते हो कुछ एक डेफिनेशंस है जिनके बिना जेनेटिक्स अधूरी है। अगर वो आपको वर्ड याद नहीं है, ठीक है, उसका मीनिंग आपको पता नहीं है, ठीक है, और उसका क्या रोल है, ठीक है, तो तब तक आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जो आज अपन वर्ड्स बता रहे हैं, जो टर्मिनोलॉजी अपन बता रहे हैं जेनेटिक्स की कुछ एक वर्ड मीनिंग्स है, तो आप वो ज़रूर ध्यान रखोगे पूरे चैप्टर के अंदर। आगे क्या आएंगे, मेंडल्स के लॉज आएंगे, 3 लॉ दिए थे मेंडल ने, तो वो आएंगे, ठीक है। तो उनको समझने के लिए अपन को ये टर्मिनोलॉजी पूरी पता होनी चाहिए भाई कि क्या होता है किस नहीं। जैसे कि जीन है, ठीक है, फिनोटोप है, ठीक है, और जीनोटोप है, तो वगैरह वगैरह ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है ना। और तो ये सारा कुछ आपको जब पता होगा ना, तभी वो लॉज आपको समझ में आएंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने मेंडल के बारे में भी जाना था और जेनेटिक्स के पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट हमने आपको वहाँ पे दिया था, ठीक है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं जेनेटिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट के पास इस पर्टिकुलर लेक्चर के नोट्स नहीं है, तो वो भाई जाके डाउनलोड कर सकता है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर गिवन है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अपन को पढ़नी है जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी, कुछ एक वर्ड्स पढ़नी है, मीनिंग्स पढ़नी है, डेफिनेशंस पढ़नी है। जैसे कि लाइट के अंदर अपने पढ़ी थे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ठीक है, फोकस पॉइंट क्या है, तो वो आपको पता थे, तभी तो भाई आपने वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन की थी, ठीक है। तो इसी तरह से हैं कुछ एक डेफिनेशन जो आज हम बताएंगे, वो आप जब ध्यान में होगा तभी आप मेंडल के लॉज को समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर का जो मेन है वर्ड है वो है जीन। क्या है? जीन। अब देखो जीन क्या होता है, वो नहीं होता जीनी, जो एक सीरियल आता था या पता नहीं कार्टून आता था, ठीक है, उसके अंदर एक चिराग होता है, उसको जब रगड़ते हैं तो उसमें से एक जीन निकलता है, ठीक है ना। तो वो जीन नहीं है, ठीक है ना। तो ये है जीन, ये अलग होता है भाई। देखो, वो जीन होता है, ये जीन होता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि जीन इज अ यूनिट of heredity which transfer characters from parents to their offspring during reproduction। ये होता है भाई जीन, ठीक है। इसकी जो करेक्ट डेफिनेशन है वो ये है, और किताबों में भी बहुत बार ये दिया होता है, ठीक है। तो जीन क्या है? एक यूनिट है, ठीक है। जैसे अपनी यूनिट क्या होती है? सेल होती है, ठीक है। सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, ठीक है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वैसे जीन क्या है? जीन एक यूनिट है हेरिडिटी की, ठीक है ना। हेरिडिटी मैंने बताया था, हेरिडिटी क्या होता है कि वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग के अंदर आते हैं, तो वो जो आते हैं, ठीक है, और उसके जो रेस्पॉन्सिबल है या फिर जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? जीन है, ठीक है ना। वो बेसिक यूनिट क्या है? जीन है। तो जीन क्या हो गया? एक प्रकार की यूनिट है हेरिडिटी की, जो क्या करती है? ट्रांसफर करती है कैरेक्टर्स को, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग में, यानी कि संतान में, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के दौरान ये होता है, ठीक है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो यह बात भाई ध्यान रखोगे कि जीन क्या है? जीन इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टर्स फ्रॉम देयर ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन के दौरान जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स के होते हैं वो ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर होता है, और उस यूनिट को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, ठीक है। जैसे अपनी यूनिट क्या होती है? सेल होती है ना भाई। ह्यूमंस किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं, सेल का कॉम्बिनेशन ही तो है। तो ऐसे ही क्या होता है कि जीन एक यूनिट है हेरिडिटी की। सेकेंड अपन चलते हैं फिनोटाइप। फिनोटॉप भी बोलते हैं भाई सिंगल वर्ड को, ठीक है। और फिनोटाइप देखते हैं क्या होता है। फिनोटाइप क्या है? द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी जीवित वस्तुएं हैं, ठीक है। द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप है एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या फिर आप कह सकते हैं प्लांट है, ठीक है, या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमंस है, एनिमल्स है,
ठीक है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उनके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सटर्नल कैरेक्टर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या नाम है, एक्सटर्नल कैरेक्टर। एक्सटर्नल का मतलब भाई बाहर बाहर के जो विशेषताएं हैं, जैसे मेंडल ने क्या कहा था कि शेप ऑफ सीड, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गए भाई, ये एग्जाम्पल हो गए फिनोटाइप के, जैसे कि शेप ऑफ सीड, ठीक है, और हाइट का बोला था, हाइट ऑफ प्लांट हो गया, ठीक है, ये सारे है ना जो शेप है सीड का, ठीक है, पोड का जो शेप है, शेप ऑफ पोड, यानी मटर के बाहर की जो कवरिंग होती है उसे पोड बोलते हैं। तो शेप ऑफ सीड हो गया, हाइट ऑफ प्लांट हो गया, शेप ऑफ पोड हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं भाई, एक्सटर्नल कैरेक्टर ही तो है भाई, जो आप बाहर बाहर से देख सकते हो ना उस रूपरेखा को, उसे क्या बोलते हैं, फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं, जैसे कि थर्ड पे आता है जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप की डेफिनेशन आपके बुकों में ये मिलेगी कि द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ये मिलेगी आपको वहां पे डेफिनेशन जीनोटाइप की। क्या है, ये कहते हैं कि द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई जो अंदर की प्रक्रिया हो रही है, ठीक है ना, जैसे जीन है, तो जीन को आप भाई देख थोड़ी सकते हो भाई कौन कौन से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना, जैसे हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दो नाम आएंगे, उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो जेनोटाइप क्या हो गया, जेनोटाइप जैसे हो गए अपने अंदर का जो प्रक्रिया, जैसे जीन ट्रांसफर होंगे, ठीक है भाई, जीन ट्रांसफर होंगे, ठीक है, कौन सा रिसेसिव होगा, कौन सा डोमिनेंट होगा जीन है, तो वो सारा क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जो अंदर प्रक्रिया हो रही है वो अपन देख थोड़ी सकते हैं भाई, जो देख सकते हैं ना उसे आप मान लो फिनोटाइप, और जिन्हें नहीं देख सकते वो जीनोटाइप। जीनोटाइप अंदर होते हैं, और ये जो कैरेक्टर्स बाहर वाले हैं इसको अपन फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, अभी जैसे एग्जाम्पल लेंगे, इसमें अंदर जैसे एग्जाम्पल होता है होमोजाइगस ये हो गया, होमोजाइगस टोल हो गया, ठीक है, और हेट्रोजाइगस ड्वार्फ हो गया, तो वगैरह वगैरह, ये सारे क्या होते हैं, ये जेनोटाइप के क्या है, एग्जांपल्स हैं भाई। ठीक है ना, तो ये आपके 3 वर्ड होते हैं। सबसे पहला जीन है, जीन क्या है, एक यूनिट है हेरेडिटी की, जो क्या करती है, ट्रांसफर करती है कैरेक्टर्स पेरेंट्स के उनकी संतान में। ठीक है, तो उसे बोलते हैं जीन। फिनोटाइप क्या होता है, आउटर जो जितने भी बाहर के एक्सटर्नल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फिनोटाइप। और जेनोटाइप क्या होता है, जेनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे होमोजाइगस टोल हो गया वगैरह वगैरह, ड्वार्फ हो गया, तो ये सारे क्या होते हैं, जेनोटाइप होते हैं। तो ये 3 वर्ड आपको भाई, मेन 3 पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हैं, तो ये आप ध्यान रखें ताकि अपन आगे वाले वर्ड्स को भी समझ सकें। ठीक है, तो पहले या तो आप इन तीनों को याद कर लें, अगर समझ में आ गए हैं तो नेक्स्ट पे चले जाएं। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो वापस रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अब अपने आगे टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। 3 हमने पढ़ लिए हैं, जीन, फिनोटाइप और जीनोटाइप। अब अपन 4th पे चलते हैं। 4th देखो क्या है, 4th है भाई, ये है डोमिनेंट कैरेक्टर्स। देखो आपके क्या होगा कि जब मेंडल के लॉज आएंगे ना, तो जो सबसे पहले भाई क्रॉसिंग होती है ना, सबसे पहले जो पेरेंट्स की क्रॉसिंग होने के बाद जो ऑफ स्प्रिंग मिलती है ना, उसे F1 जनरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है F1 जनरेशन। तो इसके अंदर आपकी डेफिनेशन ये रहती है कि दोज कैरेक्टर्स which represent itself in F1 generation is called dominant कैरेक्टर्स। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि वह कैरेक्टर्स है जो F1 जनरेशन में खुद को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि पेरेंट्स हैं जिनमें से मान लो कि फीमेल की हाइट है वो छोटी है और मेल की हाइट है वो बड़ी है। ठीक है, अगर कोई से भी ऐसे जीन आ जाए जो क्या वो फीमेल के या फिर मेल के जो भी है भाई, जैसे मान लो 2 जीन है ये, ठीक है, ये मान लो 2 जीन है, इनमें से मान लो फीमेल का जो जीन होगा वो साइज को क्या करना चाहता है, मतलब होने वाली ऑफ स्प्रिंग का जो साइज है ना, जो कद है, वो क्या करना चाहता है, स्मॉल करना चाहता है। और यहाँ पर एक मान लो मेल है, और मेल का जो मतलब जीन है
वो साइज को क्या करना चाहता है, लार्ज करना चाहता है, ऑफ स्प्रिंग के साइज को लार्ज करना चाहता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे भाई। ये तो साइज का बोल रहा है, हो सकता है भाई आंख का ही कोई रिलेशन हो सकता है भाई फीमेल को कान से सुनाई न दे और मेल को सुनाई दे, ठीक है। तो ऐसे क्या होंगे, दो जीन आते हैं, ठीक है, उनकी पेयरिंग होती है ना, तब वहाँ पे वो कैरेक्टर तैयार होता है। तो जैसे मान लो भाई फीमेल का कोई जीन आया जो वो क्या करना चाहता है, साइज को होने वाली ऑफ स्प्रिंग यानी संतान का साइज क्या करना चाहता है, स्मॉल करना चाहता है, और मेल का जो जीन है वो साइज को क्या करना चाहता है, बड़ा करना चाहता है, लार्ज करना चाहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर में हो सकता है कि भाई ये जीन पावरफुल हो तो ये इसे क्या करने देगा, इसे जीतने नहीं देगा, ठीक है ना, यानी होने वाली ऑफ स्प्रिंग का साइज स्मॉल नहीं करने देगा, ठीक है ना। तो ये खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसे क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, डोमिनेट कैरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो मेल का जो जीन होगा वो क्या होगा, डोमिनेट कैरेक्टर हो जाएगा इस कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि भाई फीमेल का जो जीन है वो ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है ना, भाई फीमेल का जो जीन है वो क्या हो यहाँ पे पावरफुल हो। तो इस कंडीशन के अंदर होने वाली ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या होगा, जो साइज होगा वो उसका क्या होगा, स्मॉल होगा, क्योंकि भाई फीमेल का इस बार जो जीन है वो यहाँ पे डोमिनेट करेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर जो होने वाली ऑफ स्प्रिंग होगी उसका साइज स्मॉल बना देगा। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, फीमेल का जीन है वो क्या हो जाएगा, डोमिनेट कैरेक्टर को शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या बताया मैंने कि भाई मेल का अगर जो जीन है वो डोमिनेट है, ठीक है, और फीमेल का कम पावरफुल है, तो उस कंडीशन के अंदर होने वाली ऑफ स्प्रिंग का साइज कैसा होगा, लार्ज होगा या फिर बड़ा होगा, ठीक है, कद बड़ा होगा। तो इस कंडीशन के अंदर मेल का जो जीन होगा वो क्या होगा, डोमिनेट कैरेक्टर कहलाएगा। और अगर ऐसा हो कि भाई फीमेल का जो जीन है वो ज़्यादा पावरफुल हो, तो उस कंडीशन के अंदर होने वाली ऑफ स्प्रिंग का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल है उसका जो जीन है वो डोमिनेट है, ठीक है ना, डोमिनेट है। तो यहाँ पर जो फीमेल का जो जीन होगा वो डोमिनेट कैरेक्टर कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड आता है रिसेसिव। रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है वो देखो, रिसेसिव कैरेक्टर के अंदर क्या होता है कि दोज कैरेक्टर्स, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दोज कैरेक्टर्स विच डज नॉट रिप्रेजेंट इटसेल्फ, डज नॉट रिप्रेजेंट इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर्स। ये होता है भाई रिसेसिव कैरेक्टर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। क्या होता है कि वह कैरेक्टर्स जो खुद को रिप्रेजेंट न कर सके इन F1 जनरेशन। देखो जहां पर मैंने बताया था कि मेल का अगर जीन पावरफुल है तो होने वाली संतान का जो साइज होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा, उसका कद बड़ा होगा, लंबा होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर फीमेल का जो जीन होगा वो क्या होगा, कम डोमिनेट करेगा, और यहाँ पर जीतेगा कौन, मेल वाला जीन जीत जाएगा ना। तो यहाँ पे जो फीमेल का जो जीन है वो यहाँ पे डोमिनेट नहीं कर रहा है ना, तो इस फीमेल के जीन को अपन क्या बोलेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर्स बोलेंगे, क्योंकि वो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सका भाई जीन, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, रिसेसिव कैरेक्टर होता है, और ये होता है डोमिनेट कैरेक्टर। भाई ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है, 5th है, सॉरी सेकंड नहीं है, ठीक है, वैसे मैंने सेकंड समझ दिया। तो समझ में आ गया ना बात है भाई, रिसेसिव और डोमिनेट कैरेक्टर को समझ में, जो खुद को रिप्रेजेंट कर सके उन्हें डोमिनेट कैरेक्टर्स बोलेंगे, और वो कैरेक्टर जो खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सके इन F1 जनरेशन, इसे क्या बोलेंगे, रिसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। समझ में आ गया भाई आपको। अब एक यहाँ पे एक वर्ड भी आता है 6th, यहाँ पे आप देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स ऑफ एन सेम स्पीसीज to produce offspring is called hybridization। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ ए क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स ऑफ एन सेम स्पीसीज टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, प्रोसेस है, ठीक है ना। जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है ना भाई, जो पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं तो उनका जो कैरेक्टर्स का क्रॉसिंग होना, यानी कि आपस में आके मिलना, टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, उसे अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है ना भाई। पेरेंट्स के क्रॉस होने पर जो ऑफ स्प्रिंग यानी संतान की उत्पत्ति होती है या फिर उत्पन्न होते हैं संतान, उन्हें उस जो भी प्रोसेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन
बोलते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड आता है 7th, आप यहाँ पे लगा के लिख लीजिएगा, हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड का दूसरा नाम ऑफ स्प्रिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स ऑफ एन सेम स्पीसी इज कॉल्ड हाइब्रिड। तो हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड होता है, देखो जो क्रॉस, पेरेंट्स के क्रॉस होने पर जो ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न हुई है, ठीक है ना, जो संतान उत्पन्न हुई है उसे क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है ना। आपका हो गया कि भाई हाइब्रिड क्या होता है कि पेरेंट्स के क्रॉस होने पर जो ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न होती है ना, उस ऑफ स्प्रिंग को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने 4 टर्मिनोलॉजी और कवर होती है। सबसे पहला डोमिनेंट कैरेक्टर, जो कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है इन F1 जनरेशन। और रिसेसिव क्या होता है? जो खुद को डोमिनेट या फिर सॉरी ये जो खुद को क्या कर सके, यहाँ पे रिप्रेजेंट न कर सके F1 जनरेशन के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। फिर अपन ने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? प्रोसेस होती है क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स ऑफ एन सेम स्पीसीज टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। सेम स्पीसीज के पेरेंट्स का क्रॉस होने पे ऑफ स्प्रिंग की उत्पत्ति की जो प्रोसेस होती है उसे अपन क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन है। और हाइब्रिड क्या होता है? पेरेंट्स के जो सेम स्पीसीज के पेरेंट्स के क्रॉस होने पे ऑफ स्प्रिंग जो उत्पन्न होती है, उस ऑफ स्प्रिंग को क्या बोलते हैं? हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। तो भाई ये आपके 4 टर्मिनोलॉजी यहाँ पे खत्म होती है और 3 अपने पहले पढ़ लिए, ठीक है। तो 7 यहाँ पे कंप्लीट होती है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा जीन, ठीक है। जीन क्या होता है भाई? जीन क्या होती है? यूनिट होती है, ठीक है ना। हेरिडिटी की क्या होती है? यूनिट होती है। और फिर अपन ने बात की थी वहाँ पे ये जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कैरेक्टर्स के ऊपर। और यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा है? डोमिनेंट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर, हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिड। 7 यहाँ पे टर्मिनोलॉजी खत्म होती है। नेक्स्ट और टर्मिनोलॉजीज के ऊपर चलते हैं। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने आगे टर्मिनोलॉजी पे चलते हैं। 7 अपने पढ़ लिए, 8वीं है होमोजाइगस। होमोजाइगस, देखो होमोजाइगस क्या होता है? इसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि ए पेयर ऑफ जीन इन विच if they are identical is known as homozygous। तो देखो क्या है कि ए पेयर ऑफ जीन इन विच इफ दे आर आइडेंटिकल इज नोन एज होमोजाइगस। देखो क्या होता है कि मेल और फीमेल से जो एक एक जीन आएंगे, वो जब आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? एक पेयर बनेगा जीन का, एक पेयर बनेगा जीन का। और अगर वो जीन आइडेंटिकल है, ठीक है ना, क्या है? आइडेंटिकल है। जैसे देखो टॉल होता है ना, जैसे, ठीक है ना, जो लंबा होता है कद, उसे अपन कैपिटल टी से दर्शाते हैं। और जो ड्वार्फ होता है यानी कि जो छोटा होता है, उसे अपन स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि होमोजाइगस के केस में अगर ये दोनों ही जीन क्या हो? आइडेंटिकल हो, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इस केस के अंदर देखो दोनों की दोनों जीन क्या है? यहाँ पे आइडेंटिकल है, यानी सेम है। देखो ये जीन मान लो मेल से आई है, ये जीन फीमेल से आई है, ये मेल से आई है और ये फीमेल से आई है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ग्रुप बन गया, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे पेयर बन चुका है। तो पेयर बनने के बाद यहाँ पे देखो दोनों ही क्या है? यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे क्या है? स्मॉल है, ठीक है ना। तो स्मॉल टी। अब देखो होमोजाइगस के केस में यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों की दोनों जीन क्या है? यहाँ पे सेम है, ठीक है ना। और जो एक बात आप ध्यान रखना कि टोल को जब अपन कैपिटल लेटर से दर्शा रहे हैं ना, ठीक है ना। अब एक बात का आप यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखें कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं, वो कैपिटल लेटर से दर्शाए जाते हैं। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो रिसेसिव होते हैं उनको अपन स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे बन रहे हैं ना कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। अगर कोई भी जो फर्स्ट अल्फाबेट आती है ना अपने, जिसके अंदर सभी के सभी जो ABCD होती है, जिसे बोलते हैं बड़ी वाली ABCD, ठीक है ना। जैसे ये होता है A B
सी डी, ठीक है ना। ऐसे अगर अपन आते हैं ना तो इसका मतलब समझ लेना वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और उसके साथ अगर स्मॉल यानी फिर या फिर आप बोल सकते हैं कि रिसेसिव अगर कैरेक्टर हो ना तो वो उसको रिप्रेजेंट नहीं होने देंगे, ठीक है ना। और जो स्मॉल लेटर्स है जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ये स्मॉल लेटर्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है कि फर्स्ट जो लेटर होता है ना वही यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेट करता है कि होने वाली संतान कैसी होगी। ये बात आप ध्यान रखना भाई। जो पेयर ऑफ जीन है उसमें से जो सबसे पहली वाली जो जीन है ना, जो सबसे पहले अपन लिखते हैं जीन को, वही जीन यहाँ पे डोमिनेट कैरेक्टर को शो करती है। होने वाली संतान कैसी होगी, कैपिटल टी है, इसका मतलब यहाँ पे होने वाली संतान कैसी होगी, उसका जो साइज होगा वो कैसा होगा, लार्ज होगा, कद में वो लंबा होगा, ठीक है ना, जो ऑफस्प्रिंग होगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी है। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, स्मॉल टी है, और स्मॉल टी अगर फर्स्ट है तो इसका मतलब होने वाली संतान कैसी होगी, स्मॉल होगी, ठीक है ना। उसका साइज क्या होगा, जो कद होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। फिर बोल सकते हैं ड्वार्फ होगा, और यहाँ पे केस में टॉल होगा। अब यहाँ पर आप देखें भैया, आपको समझ में आ गया ना, जो पहले अपन लिखते हैं ना लेटर है वही यहाँ पे क्या होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। समझ में आ गया ना भाई बात है। और सेकंड वाला हमेशा रिसेसिव रहता है, ठीक है। यानी इस केस के अंदर ये अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। सेकंड वाला जो कैरेक्टर होगा, जो सेकंड जीन होगा, वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। 9th आता है हेट्रोजीनियस, सॉरी हेट्रोजीनियस, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या होता है, यही होता है सेम। इसके अंदर क्या होता है कि जो जीन है ना, ठीक है, जो पेयर ऑफ जीन है वो आइडेंटिकल नहीं होती, डिफरेंट होती है भाई, ठीक है ना, डिफरेंट होती है। जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, ठीक है ना, ये हो गया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो दोनों जीन देखो भाई आइडेंटिकल नहीं है। वहाँ पे क्या है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी। यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जीन अलग है, दूसरी जीन अलग है। यानी फर्स्ट वाली जीन तो कह रही है कि होने वाली संतान को क्या करो, होने वाली संतान को कैसा करो, टॉल करो, यानी लंबा। और जो सेकंड वाली जीन कहेगी कि होने वाली संतान यानी ऑफस्प्रिंग को आप क्या कीजिए होने वाली जो संतान है उसको आप क्या कीजिए, यहाँ पे ड्वार्फ कीजिए, यानी कि मतलब कद में क्या कीजिए, छोटा कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो फर्स्ट जीन होगी वही डोमिनेट करेगी, यानी होने वाला जीन क्या, होने वाला जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कैसा होगा, ओवरऑल टॉल होगा, ठीक है ना। तो ये होता है भाई। आप बस एक बात का ध्यान रखना कि जो फर्स्ट वाला लेटर लिखते हैं वही वहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर होता है। जो फर्स्ट वाला कैरेक्टर लिखते हैं ना, जो फर्स्ट वाली जो जीन होती है ना, वो यहाँ पे क्या होती है, डोमिनेंट कैरेक्टर होती है। और जो उसके बाद वाला जो भी हो भाई, उसके बाद वाला अगर कैपिटल लेटर है तो बहुत बढ़िया भाई, कैपिटल लेटर है तो इसका मतलब है पहली वाली जीन का ही वो कहना मानेगा। और अगर स्मॉल भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे देखो जैसे ये ना कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि ये इसका बात नहीं होगी, और जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो टॉल होगी, ठीक है ना। क्योंकि जो फर्स्ट लेटर होता है वही क्या होता है, डोमिनेट करता है, और सेकंड वाला यहाँ पे नहीं करता है, ठीक है। ये आप बातें ध्यान में रखना। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। तो कितने पॉइंट हो गए, 9 हो गए। तो 10, 11, 12, 13 ये सारे सेम ही होंगे भाई, एक ही जैसी डेफिनेशन होगी। सबसे पहला आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सेकंड आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, थर्ड आता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और जो 30th आता है वो होता है पॉली हाइब्रिड क्रॉस। आपके सिलेबस में ये दो ही हैं भाई, ठीक है ना, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। ट्राई हाइब्रिड और पॉली हाइब्रिड आपके सिलेबस में या फिर कोर्स में नहीं है। तो अब एक बात में देखो कि मोनो हाइब्रिड क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज स्टडीड, यानी कि एक क्रॉस के अंदर केवल एक ही इनहेरिटेंस को अगर स्टडी किया जाता है तो उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। जैसे कि अपन अगर क्या कर रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, और वहाँ पर क्या हो रहा है कि टॉल और ड्वार्फ का जो जीन है वो क्या है कि टॉल और ड्वार्फ को डोमिनेट या रिसीव बना रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, केवल टॉल और ड्वार्फ का ही कंसेप्ट होगा भाई, दूसरा कोई नहीं होगा ना कि भाई स्किन कैसी होनी चाहिए या फिर जो नोज का शेप कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो ये नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि द क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज स्टडीड। अगर अपन एक ही इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं
जैसे अपने टॉल ड्वार्फ की कर रहे हैं तो एक ही स्टडी कर रहे हैं, इसके अलावा नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। डाई में क्या हो जाएगा, सेम ही डेफिनेशन हो जाएगी, परंतु यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कैरेक्टर्स की स्टडी होगी, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स की अगर स्टडी होती है तो वहां पर वो क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। ट्राई हाइब्रिड में भी सेम ही होगा, वहां पे क्या होंगे, अपन 3 कैरेक्टर्स की स्टडी साथ में करेंगे, ठीक है। और पॉली हाइब्रिड में क्या होता है, मोर देन 3 होता है, ठीक है, मोर देन 3 ये होता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि द क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज स्टडीड। यदि अपन क्या करें, यहाँ पे एक ही कैरेक्टर की स्टडी करें, जैसे टॉल ड्वार्फ की कर रहे हैं तो उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। सेकंड जैसे क्या है कि 2 कैरेक्टर्स की स्टडी, भाई टॉल और ड्वार्फ के साथ अपन किसकी और साथ में स्टडी कर रहे हैं कि भाई स्किन का कलर कैसा होगा, तो 2 हो गए ना, स्किन का कलर कैसा होगा और कद क्या होगा, ठीक है, टॉल होगा या फिर ड्वार्फ होगा। और फिर अपन ट्राई हाइब्रिड है, जैसे 3 की हो गई, भाई नोज का शेप कैसे होगा, स्किन का कलर क्या होगा और टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, 3 कैरेक्टर साथ में पढ़ रहे हैं। और अगर पॉली हाइब्रिड क्रॉस की बात करें तो मोर देन 3, ठीक है भाई, 3 से ज़्यादा हो उस कंडीशन के अंदर। तो ये होते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड और पॉली हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ गई बात है। अब यहाँ पे आपको 2 वर्ड अभी और कंफ्यूज कर रहे होंगे जो पीछे पड़े थे। एक तो था F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अगर अपन क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं बाई पेरेंट्स, ठीक है, बाई पेरेंट्स के क्रॉस से, ठीक है भाई। मटर के पौधे में क्या है कि अगर अपन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं बाई पेरेंट्स के क्रॉस से, भाई पेरेंट्स के क्रॉस से अगर अपन ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, F1 जनरेशन होगा। 15 क्या होता है, F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन क्या होती है, यहाँ पे क्या होते हैं, जो F1 जनरेशन के जीन्स हैं या फिर F1 जनरेशन से जो मतलब प्रोड्यूस हुए हैं जीन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके जो क्रॉस से न्यू ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसे अपन क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन बोलेंगे, ठीक है। F1 जनरेशन के क्रॉस से जो ऑफ स्प्रिंग उत्पन्न होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, F2 जनरेशन। पेरेंट्स के क्रॉस से अगर ऑफ स्प्रिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे F1 जनरेशन होगा। और अगर अपन क्या करें, F1 जनरेशन के क्रॉस से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो क्या होगा, F2 जनरेशन होगा। ये जीन की कहानी है, ठीक है ना। तो ये भाई इतने होते हैं आपके 15 आज के लेक्चर के अंदर है, और पूरे चैप्टर के अंदर ये काम आएंगे, इन्हें याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहला अपन ने पढ़ा जीन, सेकंड अपन ने पढ़ा फिनोटाइप, थर्ड अपन ने पढ़ा जीनोटाइप, फिर पढ़ा डोमिनेट और रिसेसिव कैरेक्टर्स, फिर अपन ने यहाँ पे पढ़ा था होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, फिर अपन ने यहाँ पे कौन सा पढ़े थे, 2 कैरेक्टर्स और पढ़े थे, और फिर अपन ने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन और मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड और पॉली हाइब्रिड क्रॉस, और फिर F1 जनरेशन और F2 जनरेशन। ये भाई इतने आप ध्यान रखना, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नोट कर लिया, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। जितने भी आज की टर्मिनोलॉजी पढ़ाई है वो आप एकदम पूरी तरह से रट लें, ठीक है, और नहीं है समझ लें, ठीक है ना। तो समझ ले भाई, पूरे जैसे भी है आपको जैसा कंसेप्ट समझ में आता है वैसे आप समझ लें। नेक्स्ट लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे मेंडल्स के लॉज, ठीक है। 3 लॉ होते हैं, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक लेक्चर आएगा भाई उनका। तो नेक्स्ट अपना लेक्चर रहेगा मेंडल्स के लॉज। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। जय राजस्थान।